नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, ये हम आपको बताते हैं। और आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा साहब हैं और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है। आज के बाजार का एक्शन बताएंगे आशीष। आज ब्याज माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है ये हम जानेंगे पूजा से। फार्मा कंपनियों के लिए क्या है नई मुश्किल, ये बताएंगे देवांशी। और कल टेलीकॉम कंपनियों के लिए क्यों है अहम दिन, ये हमें बताएंगे कुशल। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। हल्की कमजोरी के साथ निफ्टी 9,900 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी करीब 100 अंकों की कमजोरी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में ब्याज माफी पर फैसला टलने से बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से करीब 300 अंक चढ़कर 20,200 के पार बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 487 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 168 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार फिर गिर गए, क्या ये चीन के साथ सीमा विवाद का असर है, FIIs की बिकवाली का, या फिर मार्केट का सेंटीमेंट कमजोर हो गया है? आज के बाजार के एक्शन में तीनों ही बातें रही है। जी हाँ, सबसे ज्यादा तो चीन के साथ सीमा विवाद, ये भारतीय बाजारों पर छाया रहा। तो निचले स्तरों पर खरीदारी आई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी इसी वजह से आती दिखी कि थोड़ा डर है, लोग सतर्क हैं कि कहीं बात कम ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, घट गई, तो फिर ऐसे में पोजीशन अपनी हल्की रखें, दोनों ही तरफ, तेजी और मंदी दोनों तरफ। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स। अब आप देखिए, अमेरिकी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव और 500 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी कल हुई, लेकिन डाउ फ्यूचर्स बहुत वोलेटाइल, सुबह नीचे, दोपहर में बढ़िया तेजी, बंद होते होते वापस एकदम फ्लैट हो गए, थोड़े नीचे आ गए। तो अमेरिकी बाजार भी बड़े वोलेटाइल है और ऐसे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है कि अमेरिका के बाजार आज खुलेंगे कहाँ, रात को बंद कहाँ होंगे जाकर। तो वो एक डर है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तीसरा, FIIs की बिकवाली लगातार, मतलब रुक ही नहीं रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। और कल भी आप देखिए तगड़ा सेशन फिर से बिकवाली का उन्होंने दिखाया। तो अभी उनका खरीदारी का मूड बन नहीं रहा है, अब हाथ रोका नहीं है। और सेंटिमेंट इन तीनों कारणों की वजह से थोड़ा सा कॉशियस, सावधान, नेगेटिव तरफ है कि भाई ऊपर में लेना नहीं है, आएगा नीचे अपने प्राइस से तो एंट्री करेंगे। तो ये तीनों फैक्टर जब तक ठीक नहीं होते तब तक सेंटिमेंट सुधरना मुश्किल है। एक अच्छी बात है और वो ये कि घरेलू फंड खरीद रहे हैं और निचले स्तरों से थोड़ा थोड़ा खरीदारी का सपोर्ट आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट आ रहा है। तो बाजार कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत प्रेशर में हो, बहुत टेंशन में हो कि बस लुढ़क ही जाएंगे, बहुत गिर जाएंगे, वैसा डर नहीं है। तो बस यही समझ लीजिए कि रेंज बाउंड ट्रेड है। नीचे जब तक 9,800 के नीचे नहीं बंद होता तब तक बाजार ठीक है, छोटी रेंज में है, कमज़ोर भले ही है। ऊपर 10,200 को पार करके नहीं टिकेंगे तब तक बड़ी तेजी नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी के साथ टाइम वाइज करेक्शन ये बाजार में हो रहा है, इस पर फोकस करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखा है, और ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, बताइए। देखिए, भारत और चीन की सीमा के बीच विवाद के चलते बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई। हालांकि उसके बाद बाजार ने कोशिश जरूर की ऊपरी स्तर पर आने के लिए, लेकिन लगातार हमने देखा कि ऊपरी स्तर पर बिकवाली का जो प्रेशर है वो हावी होते नजर आया। कुछ स्टॉक्स की सूची पर फोकस करते हैं जहां पर आज के सत्र में मंदी की पोजीशन यानी शॉर्ट पोजीशंस बनी। इंफ्राटेल देखिए, यहाँ पर स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, साथ ही ओपन इंटरेस्ट में 20% का इजाफा देखने को मिला। आखिरी 1 घंटे में अगर आप गौर करके देखें तो रिलायंस में भी गिरावट देखने को मिली। कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि फेसबुक और जो रिलायंस जियो की डील हुई है
उसकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जांच करेगा। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और ओपन इंटरेस्ट में 16% का इजाफा देखने को मिला और कहीं ना कहीं पूरे बाजार पर रिलायंस की गिरावट ने भी प्रेशर काफी ज्यादा डाला। नाल्को एक मेटल स्टॉक है जहां पर गिरावट देखने को मिली और ओपन इंटरेस्ट में 13% का इजाफा देखने को मिला, यानी यहाँ पर भी जो है मंदी की पोजीशन बनती हुई नजर आई। लेकिन ऐसे बाजार में भी अगर आप देखें तो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जहां पर काफी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ तेजी देखने को मिली। चोला फाइनेंस देखिए 46% का शानदार ओपन इंटरेस्ट में एडिशन देखने को मिला, स्टॉक में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। एस्कॉर्ट्स अब लगभग सभी टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर आ रहे हैं, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 40% का उछाल देखने को मिला। ब्रिटानिया में भी सुबह से तेजी बरकरार देखने को मिली, ओपन इंटरेस्ट में 15% का इजाफा देखने को मिला। और साथ ही एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी एक एनबीएफसी काउंटर ऐसा है जहां पर 14% का ओपन इंटरेस्ट में बढ़त देखने को मिली और स्टॉक में भी लगभग 2 से 2.5% की तेजी देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली और खासतौर पर अगर आप देखें तो ऑटो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दिग्गज मारुति, यहाँ पर 4 से 4.5% की तेजी दिन के दौरान देखने को मिली। यहाँ पर टीवीएस मोटर्स, आइशर और ऑटो एंसिलरी स्पेस से मदरसन सुमी, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिली, निचले स्तरों से बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला। फार्मा स्टॉक्स की बड़ी लंबी सूची है जहां पर खरीदारी या तेजी देखने को मिली। स्मॉल कैप, मिड कैप, एमएनसी स्टॉक अगर आप देखें तो बाजार में जब भी हल्का सा प्रेशर देखने को मिलता है, डिफेंसिव स्टॉक्स में बाइंग आती हुई नजर आती है। और आज के सत्र में भी आप देखें आईओएल केमिकल्स, वोकहार्ट, नोवार्टिस, एमएनसी कंपनी जो है और बायोकॉन में बढ़िया तेजी देखने को मिली। लेकिन एनबीएफसी स्टॉक्स बाजार की गिरावट के साथ यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिला। दिग्गज बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी, एमएनएम फाइनेंस और उज्जीवन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ बंद हुए। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज गिरावट जो है साफ नजर आई। कोटक महिंद्रा बैंक, मिड कैप स्पेस से बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनमें गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज बाजार में तेज उतार चढ़ाव था। ओके, तो ये आशीष ने डिटेल में बताया कि किस तरह का एक्शन आज ओवरऑल दिखा है और किन खबरों की वजह से। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का और हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के वीके शर्मा साहब। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज के बाजार में जिस तरह से एक्शन हमने देखा है, इसको देखते हुए आपको क्या अंदाजा लग रहा है ताज़ा हालात के बीच, और दूसरा ये कि कल कोई ट्रेड बन रहा है क्या ऐसे मार्केट में? जी, सबसे पहले ये देखेंगे कि इस वक्त जो डर है मार्केट को लेकर, वो डर बना हुआ है और इस डर को आप जब तक कोई दोनों देशों की फौजें जब तक बिल्कुल पीछे नहीं हट जाती हैं तब तक ये बना रहता है। लेकिन ये इसके बावजूद मार्केट ऊपर जाने की क्षमता रखता है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से ये समय है जब इंडिविजुअली स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स में थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो एक दिन के लिहाज से एक जो स्टॉक समझ में आ रहा है बायोकॉन, और वो 395 रुपए के आसपास बंद हुआ। स्टॉप लॉस उसमें रखे 387 रुपए का और टारगेट हमारा करीब 411 का है। ये करीब 2 सप्ताह के कंसोलिडेशन से बाहर निकला है और ये स्टॉक करीब आपको 411 तक दिखा सकता है कल ही कल के दिन में। ओके शर्मा जी, अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे तो ऐसे माहौल में, ऐसे बाजार में कहां पर ट्रेड लेना सेफ रहेगा? तो पोजिशनल ट्रेड के लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट है। जी, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं फिलहाल। और अब रुक करते हैं कुछ और डेवलपमेंट का, कुछ और अहम खबरों का। ब्याज माफ़ी पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या डिटेल, क्या जानकारी वहां से निकल कर आई, ये डिटेल बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ी हैं। पूजा, बताइए। जी, आज की हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट, सरकार और बैंकों की तरफ से काफी सारी दलील रखी गई हैं, जिसमें कि जो मेन फोकस था वो ब्याज पर, जो ब्याज लगाया जा रहा है वो नहीं लगाना चाहिए। हालांकि जो सुनवाई है वो अगस्त पहले हफ्ते के लिए टाल दी है, लेकिन क्या कुछ अपडेट निकल कर आए हैं वो हम आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान था कि यदि बैंक मॉरेटोरियम दे रहे हैं तो उसे सही तरीके से दिया जाए, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट ना किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये भी कह रहा है कि वो पूरी तरह से ब्याज माफी की भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर ग्राहकों को दी जानी चाहिए। इस पर सरकार का पक्ष ये है कि मॉरेटोरियम पर ब्याज माफी करना बैंकों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें भी आगे डिपॉजिटर्स को ब्याज देना होता है। तो अगर 6 महीने के इंटरेस्ट को माफ करना संभव नहीं होगा यहाँ पर बैंकों के लिए, और उनके लिए आगे दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। और यहाँ पर बैंकों का भी यही पक्ष दलील दी गई थी बैंकों के सामने कि ब्याज माफी याचिका अभी काफी प्रीमेच्योर स्थिति में है। कई अनुमानों के मुताबिक इकोनॉमी को 2022 तक रिवाइव होने की बात की जा रही है, लेकिन अभी उसकी ठीक तरीके से कुछ पुष्टि नहीं हुई है। ये कह नहीं सकते कि इकोनॉमी रिवाइव तब तक हो जाएगी या नहीं। और अगर ऐसे समय में इंटरेस्ट को भी इंटरेस्ट माफ भी कर दिया गया तो फिर बैंकों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और फिर सरकार की भी मदद यहाँ पर लेनी पड़ सकती है। तो तीनों ने अपना अपना पक्ष रखा। यहाँ पर आउटकम ये निकल कर आया, जो भी हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान था वो ये निकल कर आया कि ब्याज पर ब्याज जो कैलकुलेट किया जा रहा है, इस बारे में सरकार को, बैंकों को और आरबीआई को मिलकर कुछ सोचना चाहिए। और फिलहाल जो सुनवाई है वो अगस्त के पहले हफ्ते तक टाल दी गई है। ओके, ठीक है। अब शर्मा जी, मेरा 2 छोटा सवाल आपसे होगा। एक तो पोजिशनल ट्रेड आप जरा बता दें एक बार कि कहां पर लेना चाहिए, और दूसरा ये कि जो पूजा ने भी बताया कि आज क्या हुआ लोन मोरेटोरियम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कहा कि अगस्त तक तो सुनवाई टाल दी गई है, पहले हफ्ते तक। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज भी ये टिप्पणी की है कि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं होना चाहिए। पूरी ब्याज माफी की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट की बात है उसको माफ करना चाहिए। तो ऐसे में बैंकिंग को लेकर के आपका आउटलुक क्या है? पहला पोजिशनल ट्रेड और अगला सर बैंकिंग को लेकर आपका आउटलुक। जी, सबसे पहले पोजिशनल ट्रेड, जेके लक्ष्मी सीमेंट एक 2 सप्ताह के फ्लैग पैटर्न कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, तो 252 पे खरीदे, 240 का स्टॉप लॉस रखें, और इसको आप 275 रुपए का टारगेट 1 सप्ताह के अंदर देख सकते हैं। अब मैं आता हूं आपके क्वेश्चन के ऊपर। तो क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है ये अगले जुलाई से भी आगे खिसक गया अगस्त महीने के लिए, तो बाजार इसके ऊपर बिल्कुल निराश नहीं होगा। इनफैक्ट बैंकिंग ने अच्छा ही परफॉर्म किया था इसके बाद। तो एसेंशियली इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ब्याज पे ब्याज अगर माफ भी हो जाए तो भी मार्केट पे बैंकों के ऊपर इतनी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा जितना मॉरेटोरियम के दौरान पूरे ब्याज माफी की बात थी वो। तो मेरे ख्याल से ये बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्मा कंपनियों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब फार्मा कंपनियों के लिए एपीआई इंपोर्ट महंगा होने वाला है। क्या है पूरी खबर और किन कंपनियों पर ज्यादा इंपैक्ट होगा, ये डिटेल बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। देवांशी, बताइए। भारतीय फार्मा कंपनीज को अब एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप पिछले 2 महीने की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, तो चाइनीज सप्लायर्स जो कि एपीआई, केएसएम जैसे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, इन्होंने इन प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी हैं। औसत 20 से 25% तक इसकी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमतों में करीब 100% तक का उछाल देखने मिला है। आप देखिए, आईपीएल ये एक प्रोडक्ट है जैसे कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसकी कीमतें पिछले 2 महीने में दुगनी होती हुई दिखी हैं, क्योंकि चाइना से इसकी प्राइसेस बढ़ती हुई दिखी है। अब ये ज्यादातर सैनिटाइजर्स और डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में काम आती है, और अगर आप देखिए हर महीने करीब 20,000 से 30,000 टन इसका यूसेज होता है, तो ज्यादातर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इसकी कीमतें बढ़ती हुई दिखी है। पीएपी ये दूसरी प्रोडक्ट है जो कि पैरासिटामोल जैसी दवाएं बनाने में काम आता है। इसकी भी कीमतें करीब 20 से 25% तक बढ़ती हुई दिखी हैं। अब कुल मिलाकर इसका असर जरूर देखने मिलेगा, लेकिन अगर एनालिस्ट की माने तो इसका असर मार्जिन्स पर कम से कम देखने मिलेगा। इसकी 2 वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जितनी भी कंपनीज हैं ये अपने लागत अगर बढ़ती है तो ये कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देती है ज्यादातर। आप देखिए पैरासिटामोल जैसी कई ऐसी जेनरिक दवा हैं जिनकी कीमत 20% से ज्यादा बढ़ती हुई दिखी है। और दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि जितने भी एपीआई इंपोर्ट होते हैं उतने ही फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट भी होते हैं, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने से और साथ ही रुपए में गिरावट से इनको सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर जो मार्जिन्स हैं इन पर असर आती हुई नहीं दिखेगी ज्यादा। साथ ही आप देखिए कई ऐसी कंपनीज हैं जिनका जो बहुत ज्यादा रिलाय करती है चीन पर एपीआई को इम्पोर्ट करने के लिए, जैसे कि ऑरबिंदो फार्मा, ग्रैन्यूल्स, लॉरस लैब्स, एक्टिव, नेटको फार्मा, इन सब पर आप नजर रखें, ज्यादातर इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एनालिस्ट का ये मानना है कि इम्पोर्ट करने के बावजूद इनके मार्जिन्स पर ज्यादा इम्पैक्ट आता
आता हुआ नहीं दिखेगा। साथ ही हाल ही में हमने ये भी देखा कि सरकार ने यहाँ पे एपीआई के इंपोर्ट्स को कम करने के लिए अब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रही है और करीब 7,000 करोड़ की जो स्कीम्स है या नई योजना है वो भी फिलहाल लाती हुई दिख रही है। लेकिन कुल मिलाकर एक नई चैलेंज है फार्मा कंपनीज के लिए, जिस पर नजर रखें। ओके, तो ये क्या मुश्किलें खड़ी हुई हैं ये देवांशी ने हमें बताया। अब शर्मा जी, जो खबर आई है कि एपीआई का जो इंपोर्ट है वो महंगा होने वाला है, ऐसे में आपको आगे फार्मा कंपनियों की सेहत कैसी दिख रही है? देखिए, जो कंपनियां एपीआई भी बनाती हैं और फॉर्मुलेशन भी बनाती हैं वो सबसे सुदृढ़ स्थिति में रहेंगी। इप्का उनमें से एक है और अन्य भी और कंपनियां हैं और कुछ कंपनियों का प्रोडक्शन अभी शुरू होने वाला है। तो बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंप्लीट फुल्ली किसी का भी नहीं है, लेकिन इप्का पे नॉर्मली थोड़ा असर कम पड़ना चाहिए। जी, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजीआर मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिग्गज ब्रोकरेज का क्या अनुमान है और टेलीकॉम इंडस्ट्री में किस कंपनी के लिए खतरा ज्यादा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुशल, बताइए। जी, तो एजीआर मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और दोनों टेलीकॉम कंपनी के लिए ये बहुत ही अहम होने वाला है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में आज ये प्रस्ताव जो है सबमिट करेंगे कि क्या एजीआर पर वो समय सीमा चाहते हैं और क्या गारंटी दे सकते हैं। तो ये प्रस्ताव देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। पर बहरहाल इस सुनवाई पर मेरे पास 3 घरेलू ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है, जिसमें एसबीआई कैप पहला है। वो ये मान रहे हैं कि भुगतान के लिए 20 साल से कम का समय मिलने की जो संभावना है वो ज्यादा है और यहाँ पर एजीआर भुगतान जो है उसके लिए केवल 10 से 15 साल ही मिल सकते हैं। इनफैक्ट वो ये मान रहे हैं कि 20 साल से कम समय सीमा अगर मिलती है तो वोडाफोन आइडिया के लिए बेहद सर्वाइवल का जो है सवाल उठ सकता है। और साथ ही मोतीलाल ओसवाल दूसरी ब्रोकरेज हाउस भी यही मानकर चल रही है। इसके अलावा एडेलवाइस का भी अगर आप देखें तो उनकी भी कमेंट्री सेम लेवल पर आती हुई नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर वो ये मान रहे हैं कि भुगतान अगर नहीं करते हैं वोडाफोन आइडिया या भारती एयरटेल तो उनके लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं। पर बहरहाल जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप कंपनियों की देखें तो भारती एयरटेल काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। कुल एजीआर बकाया का 41% उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है, वहीं वोडाफोन आइडिया केवल 12% ही उन्होंने पे किया है। तो यहाँ पर उनको एक सिग्निफिकेंट चंक पे करना है। और नेट डेट की तरफ भी अगर आप नजर डालें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नेट डेट दोनों ही कंपनियों पर है। पर कैश पोजीशन भारती एयरटेल की काफी स्ट्रांग लग रही है वोडाफोन आइडिया के मुकाबले, जहां पर 16,000 करोड़ रुपए की जो है नकदी है इनके पास, वहीं वोडाफोन आइडिया के पास केवल 1,000 करोड़ रुपए की ही जो है कैश पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। ओके, ठीक है, लेकिन अब वक्त है हमारी नई पेशकश शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ वीके शर्मा जी लाइव आज जुड़े हुए हैं इस पर बातचीत करने के लिए। शर्मा जी बताइए सर, कल के मार्केट में ऑप्शन के जरिए कहां पर बेहतरीन ट्रेड बन सकता है? जी, जिस तरह से मैंने बाइकॉन एक दिन के लिए बताया उसी तरह एक ऑप्शन के ट्रेड में भी बाइकॉन अच्छा है, ये डेरिवेटिव में भी है। और यहाँ पे आप 400 का कॉल खरीदें, 12.5 रुपए का इसका प्रीमियम है, तो और उसमें स्टॉप लॉस जरूर आप रखें 9 रुपए के आसपास। और इसका टारगेट मैं समझता हूँ कि 19 से 20 रुपए आपको कल ही देखने को, 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो ये ऑप्शन का ट्रेड। लेकिन अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कल के बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप कहां पर निवेश कर पाएंगे। अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, कल वीकली वायदा की एक्सपायरी है, तो क्या स्ट्रेटेजी बाजार में कल होनी चाहिए? वैसे तो आजकल कोई भी स्ट्रेटेजी काम करती नहीं। 3:30 बजे जो स्ट्रेटेजी बनाओ, सुबह 9:15 बजे कुछ अलग ही निकलता है, 9:15 बजे बनाओ तो 3:30 बजे कुछ अलग हो जाता है। इतनी वॉलेटिलिटी, ओपनिंग, क्लोजिंग, इंट्राडे, वो सब कुछ है, और उसके ऊपर एक्सपायरी।
बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, एक चीज जो दिख रही है वो ये कि 10,000 के लेवल को पार करके टिकना निफ्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। तो आपको क्या चाहिए? ग्लोबल मार्केट्स मजबूत रहे, भारत चीन के बीच में सीमा विवाद जो है वो तनाव जो है वो कम हो जाए, और तीसरा एक एफआईज बिकवाली से थोड़ा सा हाथ रोके। अगर ये तीन चीज़ें अच्छी हो गई या इनकी टेंशन कम हो गई तो फिर आप 10,000 के ऊपर एक्सपायरी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि 10,000 के ऊपर एक्सपायरी होना बहुत मुश्किल है। डेटा भी ये बता रहे हैं 10,000 के लेवल पर पुट में कॉल्स में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, जिसे पार करके टिक पाना मुश्किल होगा। तो अब आइए नीचे कितना गिर सकते हैं? 9,800 के नीचे की एक्सपायरी के भी अभी तो संकेत नहीं दिख रहे हैं। अब कल गैप से ही बहुत नीचे खुल जाएं कर जाएं तो एक अलग बात है, बट 9,700 9,800 ये 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर दिख रही है मजबूत सपोर्ट। 10,000 10,100 ये सप्लाई जोन है। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आइए 19,500 19,750 बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो अभी डेटा के लिहाज से उसके नीचे एक्सपायरी नहीं दिखती। 20,500 20,750 परफेक्ट रेंज है, जहां पर सप्लाई आती है बिकवाली आती है, वहां पर आप बेच सकते हैं। तो ये रेंज है, इस रेंज को एंजॉय कीजिए और उस लिहाज से रणनीति बनाइए। लेकिन फिर बता दूं, कल भी वैसा ही होगा जो अभी तक आपने पिछले 4-5 सेशन में देखा है। अच्छा खासा उतार चढ़ाव, रेंज के किसी एक लेवल पर आने पर आप कॉन्ट्रा कॉल लेंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। और दूसरी बात बहुत क्लियर है, थोड़े वक्त तक ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए। जितना कम रखेंगे उतना बढ़िया है, जितना हल्का रहें बेहतर। दिन में करके निकल जाइए। इन्वेस्टर हैं तो इस वॉलेटाइल टाइम पर बिल्कुल शांति से बैठिए। ट्रेडर हैं, छोटी पोजीशन रखिए, दिन में काम करके ख़त्म कर लीजिए। ओवरनाइट पोजीशन रिस्की, और अगर करना ही है तो सिर्फ ऑप्शंस। ओवरनाइट फ्यूचर्स रखना बहुत रिस्की। ऑप्शन भी कम रिस्की नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम फ्यूचर्स के मुकाबले में आप सेफ ज़्यादा है, तो थोड़ा सावधानी रखिए। ओके, बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। शर्मा जी, अब मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ऐसे मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या है और उन्हें कहां पर निवेश करना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म आजकल जो रिटर्न मिलता है वो शॉर्ट टर्म ही मिल जाता है। तो ऐसा एक स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उसके अंदर हमारा जो टारगेट है करीब 11% ही दूर है। तो वो कंपनी का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। मुरुगप्पा ग्रुप की ये कंपनी बड़ी सुदृढ़ कंपनी है और फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर में यूज होने वाले पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब बनाती है। तो ऐसे वक्त के अंदर क्रॉप प्रोटेक्शन की जो चीज़ें बनाती है, तो इसके मार्जिन है वो क्रॉप प्रोटेक्शन में ज़्यादा है, लेकिन सेल्स में अनुपात फर्टिलाइजर का ज़्यादा है। इनके पास रॉ मटेरियल का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, फॉस्फोरिक एसिड के प्लांट भी हैं, अफ्रीका में कुछ माइंस भी हैं। तो कुल मिला के ये कंपनी, हमारा ये टारगेट करीब 803 का लेवल, अभी 722 रुपए का क्लोज है और ये 6.5% आज ही बढ़ा है। 722 के बीच में इकट्ठा करें और 803 का टारगेट रखें। ये आपको महीने भर में भी ये टारगेट मिल सकता है, अन्यथा 6 महीने ऊपर के ओर। तो ये जितना जल्दी मिल जाए उतना ही इन निवेशकों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म का निवेश आपके लिए। लेकिन अब हम आपको बताते हैं ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत स्वागत है। कल के बाजार में आपके हिसाब से ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं? ये कल वीकली एक्सपायरी है और ऐसा लग रहा है कि 10,000 के नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए और मार्केट में हर बाउंस पे सेलिंग आ रही है। तो कल अगर बाउंस मिलता है जैसे हम 99 पुट ऑप्शन लेंगे और अगर इसी तर्ज पे नीचे ऊपर खुलता है तो हो सकता है वो 50 रुपए के आसपास आपको और वो ओपनिंग पे देख के लेना है। जो भी बाइंग रेट पे आपको मिलता है वहां से आप 20 से 25 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और करीब 35-40 रुपए ऊपर का टारगेट रखेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम एग्जैक्ट अभी नहीं समझ में आ रहा है। बट मेरे हिसाब से खुलते ही आप लें और 20-25 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखें 99 की पुट ऑप्शन में। और दूसरा, अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो आईटीसी काफी 2-3 दिनों से वीक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है आईटीसी करीब 172 की तरफ आना चाहिए स्लोली। तो इसको हम बेच के चल सकते हैं। 186 का स्टॉप लॉस होगा और 172 का टारगेट होगा, या फिर आप आईटीसी की 180 की पुट में भी ट्रेड कर सकते हैं 172 के टारगेट पे। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका, विकेश शर्मा साहब आपका, और साथ ही मेरी पूरी
रिसर्च टीम का, ये बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, क्यों रहा और कल का बाजार कैसा रहेगा, कहां पर कमाई के मौके बढ़ सकते हैं। तो